हम ये जो क्वांटम फिजिक्स का नाम सुनते हैं, सबसे आसान तरीके से हमें समझा दीजिए है क्या? क्वांटम फिजिक्स के जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, हाँ, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसको नोबेल भी मिला और वो इंडिया आए और रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले और उसके बाद उनको उपनिषद गिफ्ट में दिए गए। तो उनका एक कोट है कि मुझे कई सारे क्वांटम फिजिक्स के फिनोमेनास तब समझ में आए जब मैंने उपनिषद पढ़े। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है। ये कह देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है कि ये दुनिया बनाई है किसी ने और बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें इतनी वैरायटीज़ हैं, तो इसको बनाने वाला बहुत पावरफुल होगा, ऊपर कहीं होगा, वो सब जानता है, सुपर पावर है, कंट्रोल कर रहा है। ये तो कोई भी सोच सकता है, ये तो बच्चा भी सोच सकता है कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको कोई मतलब सुपर पावर इसको कर रही है। मतलब ये सोचने में कोई बहुत इंटेलेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर ये कहने में बहुत इंटेलेक्ट चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ईश्वर हूं, एंड तत्त्वमसि, कि तुम भी ईश्वर हो, एंड प्रज्ञानम ब्रह्मा, कि हर किसी में ईश्वर है। क्योंकि आप में ईश्वर है और आप ही दुनिया को चला रहे हो, ये आप कैसे बोल सकते हो जब तक आप क्वांटम फिजिक्स लेवल पे नहीं जाओगे। क्वांटम फिजिक्स यही प्रूव करती है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, एंड प्रज्ञानम ब्रह्मा। जितने भी क्लासिकल फिजिक्स है ना हमारी, वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। मास और ग्रेविटी, तो चाहे न्यूटन्स के लॉ हो, चाहे फिजिक्स के जितने वेलोसिटी लॉज हैं, इक्वल टू mc स्क्वायर, इट्स ऑल अबाउट मास एंड ग्रेविटी। बट जब मास बहुत छोटा हो जाता है सब एटॉमिक लेवल पर, तो वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसको नहीं पता कि ग्रेविटी है या नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर जो वो बिहेव करता है ना, वो बड़ा मैजिकल है। और उस मैजिकल बिहेवियर को साइंटिस्ट स्टार्टिंग में नहीं कंक्लूड कर पाए कि यार फिजिक्स का कोई भी फिनोमेना इसको नहीं समझा पा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो आइंस्टीन उसके अगेंस्ट हो गया कि ये तो स्पूकी इम्पैक्ट है, ये तो कभी कभी होता है। और वो कभी ट्रस्ट नहीं किए कि ये क्वांटम फिजिक्स करके कोई चीज हो सकती है। तो उस फिनोमेना को प्रूव करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए नई फिजिक्स का जन्म हुआ और उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मतलब द थिंग्स दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू क्लासिकल फिजिक्स फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, यू नीड अ न्यू फिजिक्स दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। और ये क्वांटम फिजिक्स वर्क करती है फॉर सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स। अब ये बिहेवियर है क्या जो मैजिकल है और जिसको क्लासिकल फिजिक्स से नहीं हम डिराइव कर पा रहे। तो 3 बिहेवियर देखे गए, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड टनलिंग। सुपरपोजिशन का मतलब है कि ये दुनिया एक वेव फॉर्म में है और हम इसको देख रहे हैं, इसलिए ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्स फॉर्म में आती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेव हियर। तो ये जब श्रोडिंगर और आइंस्टीन का डिस्कशन हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, तो आपको मिलेगा गूगल पर। वो नहीं समझा पा रहे थे अपनी बात कि दृष्टि से सृष्टि है, कैसे समझाएं। तो उन्होंने कहा एक कैट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, जो बड़ा फेमस है, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बिल्ली को एक डब्बे में बंद किया और उसमें गैस छोड़ दी और फिर आइंस्टीन से पूछा मर गई कि जिंदा है। तो आइंस्टीन ने कहा कि मर भी सकती है, जिंदा भी रह सकती है। तो बोले इसका मतलब है आप इस स्टेट में है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बोले डब्बा खोलो देखो, तो देखा। बोले अब बताओ मर गई या जिंदा है, तो या तो मरी है या जिंदा है। तो आप एक स्टेट में आ गए। मतलब जब तक आपने नहीं देखा तब तक वो दोनों स्टेट में थी, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। पर जैसे आपने देखा तो एक स्टेट में आ गई चीज। तो हाँ, बोले ये क्या बात है, मतलब मैं चंद्रमा को देख रहा हूं तो चंद्रमा है, नहीं देख रहा हूं तो नहीं। बोले हाँ, यदि आप नहीं देख रहे हो तो नहीं है। तो इस तरह के उन्होंने फिनोमेना उस समय दिए। पर फिर हुआ एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने थोड़ा कहानी को और ट्विस्ट दिया। उसने क्या किया कि एक फोटोन, एक गन से एक फोटोन थ्रो किया और बीच में एक बैरियर लगाया जिसमें डबल स्लिट थे और इधर एक पर्दा है। उस फोटोन से एक बार में एक फोटोन छोड़ा। अब ये फोटोन, चूंकि आइंस्टीन कहते थे कि फोटोन इज ए पार्टिकल, इज ए एनर्जी पार्टिकल्स। तो यदि यहां से एक फोटोन छोड़ोगे तो या तो वो इस स्लिट से निकलेगा या इस स्लिट से निकलेगा और सामने एक डॉट बन जाएगा। पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो सामने वेव बन गई। तो उन्होंने कहा यार इसका मतलब है कि फोटोन वेव है, पार्टिकल नहीं है। नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वेव होगी, आइंस्टीन गलत होंगे। पर फिर एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया और अब जब ये फोटोन यहां से निकला तो यहां पर एक ऑब्जर्वर लगा दिया। हाँ। देख लिया उसको, तो वो डॉट बन गया। तो उन्होंने कहा उसको कैसे पता कि कोई देख रहा है उसे? हाउ वुड इट नो?
और तब वो जो मैं हमेशा कोट करता हूँ मांडुक्य उपनिषद से लाइन जो कहती है कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। जब आप लोगों को देखने का नजरिया बदल देते हो तो लोग बदल जाते हैं। यह दृष्टि से सृष्टि है, ये बार बार कोट किया जाता है हमारे उपनिषद में कि हम देख रहे हैं इसलिए सृष्टि है, नहीं देख रहे हैं तो नहीं है। पर इसको हम जब तक नहीं समझ सकते थे जब तक क्वांटम फिजिक्स नहीं थी, क्योंकि ये क्या बात हुई कि दृष्टि से सृष्टि है, ये अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या बात हुई, लोग नहीं समझ सकते। अब इसको मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि जब सुपर पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं साहब जो हम देख रहे हैं तो पार्टिकल है नहीं तो वेव है, इसका मतलब है सारी दुनिया सब एटॉमिक लेवल पर एक वेव है। बिल्कुल एटम के भी माइन्यूट डिटेल पे हम जाएंगे तो वो एक वेव ही है, सिर्फ नाद ब्रह्म है। ये पूरी सृष्टि एक वेव से बनी है, नाद से बनी है। और वो नाद ही, उस वेव ही मुझे कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिख रहा है, कभी वो एटम दिख रहा है, कभी फिर सॉलिडिफाई हो जा रहा है, जब मैं इसको टच कर रहा हूं तो फील हो रहा है। बट दैट सब एटॉमिक लेवल दैट इज जस्ट अ वेव। और वो स्टेट में आता है जब मैं उसको देखता हूं। तो बोले देखता हूं का क्या मतलब है, मतलब इन आंखों से देखता हूं? बोले नहीं, इन आंखों से। तो बोले यदि मैं इन आंखों से देखता हूं और ये एक स्टेट में आती है तो फिर मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। फिर ये कैमरा भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, ये सोफा भी देख रहा है, टीवी ये भी देख रहा है। बोले हाँ। तो बोले फिर इन सब के अंदर एक ही ब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि यदि अलग अलग होते तो अलग अलग यूनिवर्स बन जाते। तो एटलीस्ट यदि हमें इस सिचुएशन पे मुझे और आपको एक ही चीज दिख रही है तो हम दोनों के अंदर एक ही ब्रह्म है जो वेव फंक्शन को एक डायमेंशन में कोलैप्स कर रहा है। नहीं तो मुझे अलग दिखता, आपको अलग दिखता। True. तो इसका मतलब तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसलिए सृष्टि है। हाँ। एंड तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म है, अलग नहीं है। तो फिर बोले कि ये ब्रह्म इतने फॉर्म में क्यों अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है? व्हाई वुड? बिकॉज वो जो कॉन्शियस है वो मल्टीपल फॉर्म में, मल्टीपल रूप्स में अपने आप को एंजॉय, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता है। नॉट एंजॉयमेंट इज अ स्मॉल वर्ड। इतना वेरिएशन आप देखोगे ना तब तो एक सृष्टि का एक नेचर देखोगे कि सृष्टि को वेरिएशन पसंद है। और इससे आप जिसको भी आप गॉड मानते हो उसका नेचर आपको समझ में आ जाएगा कि गॉड ये कभी नहीं चाहेगा कि सब एक ही कपड़े पहने, काले कपड़े पहन के बैठे या सफेद कपड़े पहन के बैठे, कभी नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना उसने कितना वेरिएशन दिया। 7 कलर दिए तो उसमें हजारों पॉसिबिलिटीज दे दी। जहां मतलब पक्षी भी बनाए तो इतने वेरिएशन के बनाए, जानवर भी बनाए तो इतने वेरिएशन के बनाए, इंसान भी बनाए तो इतने कि 2 लोगों के फिंगर नहीं मैच कर रहे। आप कह रहे हो एक ही जैसे हो जाओ, असेंबली लाइन से भी तो बना सकते थे। हाँ मतलब बना दो, इतने सारे बना, लेकिन नहीं, इतने वेरिएशन। इसका मतलब उसको वेरिएशन पसंद है। हर आदमी का बिहेवियर अलग है, नेचर अलग है, आवाज अलग है, आंखों का तरीका अलग, सब कुछ तो अलग है। इसका मतलब है कि उसको वेरिएशन पसंद है। लेकिन यदि हम रिलीजन के हिसाब से चलें लोगों के, तो वो एक जैसा करना चाहते हैं, सब भीड़ चाल में कि तुम सब एक हो जाओ, एक जैसा कपड़े पहनो, एक जैसी भाषा बोलो, एक जैसा। बट गॉड तो ऐसा नहीं चाहता। उसके नेचर समझने की कोशिश कीजिए ना कि कितना अलग है।